फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हमने वीडियो पुस्तक प्रसंग में उत्तर आधुनिकता और साहित्य विषय को रखा और ये जो हम लोगों ने शुरू किया है सिलसिला कि जो मेरी किताबें हैं उन्हीं में से हर किताब में से 2-3 मैक्सिमम विषय चुन के आपके सामने रखे जाएंगे, जिससे कि जो लोग किताब पढ़ सकते हैं वे इन लेक्चर्स से प्रभावित होकर वो किताब खरीदें या फिर सुने और इन विषयों पर विचार करें। अभी जो कुल मिला के जो स्थिति बनी है साहित्य में, बहुत दिलचस्प स्थिति बनी है। हमारे यहाँ हालत यह है कि जो लोग उत्तराधुनिकतावाद को ठुकरा रहे हैं, नहीं मानते हैं, उनमें मार्क्सवादी हैं, प्रगतिशील हैं, जनवादी हैं, उनमें नामवर सिंह भी शामिल थे। वो कहते थे कि हम उत्तराधुनिकतावाद को नहीं मानते। ऐसे भी लोग हैं, हिंदी में अनेक प्रोफेसर हैं, दर्जनों प्रोफेसर हैं ऐसे जो कि उत्तराधुनिकतावाद के फिनोमिना को, उसके कंडीशन को नहीं मानते। ये चीज विचार करने की है कि क्या उनके न मानने से उत्तराधुनिकतावाद या उत्तराधुनिक कंडीशन बदल जाएगी? जी नहीं। मैं पूंजीवाद को नहीं मानता, लेकिन पूंजीवाद का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता इससे। मैं क्रांति को पसंद करता हूं, मैं समाजवाद के अलावा और कोई चीज पसंद नहीं करता, लेकिन क्या इससे पूंजीवाद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? साहित्य एक खास तरह की सामाजिक भौतिक परिस्थितियों में या कंडीशंस में लिखा जाता है, और भौतिक परिस्थितियां जिस तरह से बदलती हैं, साहित्य के रूप, साहित्यिक पत्रिकाओं का कंटेंट, लेखक की दृष्टि उसी गति से बदलती है। हम चाहें या न चाहें। अभी 2 दिन पहले की घटना है। एक संस्था ने महादेवी वर्मा पर एक प्रोग्राम आयोजित किया स्त्री दर्पण के नाम से, और जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही फिर एक पोस्ट लिख दी, और पोस्ट किस आधार पर लिख दी कि दूधनाथ सिंह ने महादेवी वर्मा के बारे में यह लिखा था कि महादेवी वर्मा का किसी मुस्लिम नवाब से प्रेम था। अब पहली चीज तो यह कि इस सूचना का, इस घटना का कोई प्रमाण नहीं है सिवाय दूधनाथ सिंह के, और दूधनाथ सिंह ने भी जो लिखा उसका कोई प्रमाण नहीं है। अरे महादेवी वर्मा कोई ऐसी कवित्री या लेखिका नहीं थी जो कि अपने जीवन की चीजें छुपाए, छिपके करे। जब लेखिका ने कभी कहीं ये चीज एक्सेप्ट नहीं की और नहीं लिखी, हम कौन होते हैं आलोचक के नाते उसके जीवन में झांकने वाले, उसकी प्राइवेसी में झांकने वाले? ये जस्ट 24 घंटा पहले ही घटना आई है। तो साहित्य में एक फिनोमिना यह चल रहा है अभी कि लेखक की निजी जिंदगी में झांको और कोशिश करो कि निजी जिंदगी में वो क्या करता है। यानी हमारा जो आलोचक है, हमारा जो पाठक है, वो किसी भी तरह से लेखक की निजता और उसकी, जिसे हम लोग प्राइवेसी कहते हैं, उस प्राइवेसी को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर महादेवी वर्मा नहीं लिखती कि, या लिखती हैं कि वो किसी से प्यार करती हैं, तो आपको हक है उसे उद्धृत करने का। लेकिन जब महादेवी वर्मा कहती ही नहीं और लिखती ही नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है उनके बारे में बोलने का। मसलन आप मेरे घर आए ही नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं, मैंने फेसबुक पर भी नहीं लिखा मैं क्या खाता हूं,
और आपने मेरे बारे में लिख दिया कि मैं गऊ का मांस खाता हूं, मैं सुअर का मांस खाता हूं, मैं भैंस का मांस खाता हूं। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सो साहित्य में अभी एक सीरियस बीमारी फैली हुई है, जिसका कि लेखक की जिंदगी के यथार्थ से कम और लेखक के बारे में कपोल कल्पनाओं से ज्यादा संबंध है। हमारे हिंदी में तमाम धुरंधर विद्वान हैं जो ये मानते हैं और कहते हैं कि वे कभी भी उत्तर आधुनिकतावाद को एक्सेप्ट नहीं करते। भारत की कंडीशन ऐसी है जो कि अमेरिका से भिन्न है। भारत में तो कभी उत्तर आधुनिकतावाद आ ही नहीं सकता, आया ही नहीं। नामवर सिंह ने तो एक जमाने में लेख भी लिखा था। यह बात दूसरी थी कि उन्होंने जब मेरी पुस्तक आई उसके बाद ही वो लेख लिखा। नामवर सिंह की ब्यूटी ये थी, वो पढ़ते कहीं से थे लेकिन उसे कभी बताते नहीं थे। 94 में जब हमने उत्तर आधुनिकतावाद पर पुस्तक लिखी तो उत्तर आधुनिकतावाद के अनेक लक्षणों की चर्चा की थी और विस्तार से चर्चा की थी। ये तो फेसबुक मीडियम ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अब बहुत सारे विषयों पर आपसे रूबरू होता हूं और मुझे अच्छा लगता है ये, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान सबके लिए है, ज्ञान मेरे लिए नहीं है। मैं पहले भी कैरियर के लिए नहीं लिखता था, न मैं पैसे के लिए लिखता था और न मैं प्रकाशक के आदेश पर लिखता था। जो मेरी चॉइस होती थी, जो मेरी इच्छा होती थी, जो मेरी अभिरुचि होती थी, मैं उस पर लिखता था। जो विषय मुझे सबसे ज्यादा लिखने के लिए, बोलने के लिए उद्बुद्ध करता था, मैं उस पर लिखता और बोलता था। आज भी वही करता हूं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं, ऐसे लोग थे हमारे यहां, एक प्रोफेसर थे जीपी देशपांडे, बड़े गर्व से कहते थे मैं तो टीवी नहीं देखता। अरे आप टीवी नहीं देखते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि टीवी का कोई समाज में इंपैक्ट नहीं होता। हमें बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी रोज लिखते हैं, कहते हैं कि हम तो टीवी नहीं देखते। मैं भी लिखता हूं, मैंने भी टीवी नहीं देखता, लेकिन मैं टीवी देखता हूं, कम देखता हूं। लेकिन मैं टीवी देखूं या ना देखूं, टीवी का समाज पर इंपैक्ट होगा। मैं पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को मानूं या ना मानूं, लेकिन पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का लेखन पर असर होगा। मैं उसका एक दो मतलब लक्षण बता रहा हूं जिससे कि आप उस चीज को आसानी से पकड़ सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सुनने वाले हैं, बाद में सुनेंगे, जो साहित्य कम जानते हैं, साहित्य कम पढ़ते हैं, सामान्य तौर पर देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो साहित्य जम के पढ़ते हैं, खूब लिखते हैं। तो अभी एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो गई है? अगर मुझसे पूछे साहित्य क्या है, जिसे हम लोग कहानी कहते हैं, हम जिसे उपन्यास कहते हैं, कहानी क्या है? गल्प, फिक्शन। साहित्य क्या है? कल्पना। लेकिन एक बीमारी है, एक बड़े वर्ग में बीमारी है साहित्य को सच मानने की। वे ये मान के चलते हैं कि साहित्य में जो कुछ लिखा जाता है सच लिखा जाता है, सच के अलावा कुछ नहीं लिखा जाता। जबकि वास्तविकता यह है कि साहित्य कल्पना के बिना लिखा ही नहीं जा सकता। साहित्य के जितने भी विधा रूप हैं वे कल्पना के खेल हैं। कल्पना उसमें बुनियादी चीज है, सत्य उसमें बुनियादी चीज नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि साहित्य का कोई संबंध नहीं बनता यथार्थ से, लेकिन साहित्य के सृजन में केंद्रीय भूमिका किसकी है? कल्पना की। अगर साहित्य में केंद्रीय भूमिका सच की होती तो हर सच बोलने वाला साहित्यिक होता। जी नहीं,
मुझे बहुत छटपटाहट होती है, मैं बहुत मतलब ईर्ष्या महसूस करता हूं जो लोग अच्छी कहानियां लिखते हैं, अच्छे उपन्यास लिखते हैं। मैं नहीं लिख पाता क्योंकि उनके पास में कल्पना शक्ति है। साहित्य कल्पना शक्ति के बिना लिखा ही नहीं जा सकता, कल्पना के बिना साहित्य की निर्मिति संभव ही नहीं है। तो अगर हमें बहुत ही सीरियसली सोचना है तो इस फ्रेमवर्क से अपने दिमाग को निकालना होगा। साहित्य सच होता है, साहित्य में यथार्थ होता है, यह सच है, लेकिन यथार्थ वैसे ही होता है जैसे आटे में नमक। साहित्य में विचारधारा होती है, यह सच है, लेकिन विचारधारा वैसे ही होती है जैसे आटे में नमक। नमक में आटा नहीं होता। इसलिए साहित्य के बारे में बात करते समय हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग, आलोचक, लेखक इस इल्यूजन में रहते हैं कि वे जो लिख रहे हैं वे सच लिख रहे हैं। और अभी तो बिल्कुल सच बोलने वालों की और सच लिखने वालों की बाढ़ आई हुई है। यह मानना कि साहित्य सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है, यह धारणा बुनियादी तौर पर गलत है। एक और चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चूंकि साहित्य में जो कुछ लिखा जाता है सच होता है, तो साहित्य में अतीत से लेकर वर्तमान तक सब कुछ शामिल किया जा सकता है, सब कुछ लिखा जा सकता है। क्या ये संभव है? हमारे यहां साहित्य में एक नारा था, बहुत पॉपुलर नारा था, सब कुछ कला है। और ये जो सब कुछ कला है और अतीत से लेकर वर्तमान तक सब कुछ साहित्य में बांध सकते हैं, उसके दो बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिससे आप बात समझ सकें। हिंदी की जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, वो ज्ञानोदय है, तद्भव है, वो आलोचना है, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, उद्भावना है, ढेरों पत्रिकाएं हैं। ये जो अतीत से लेकर वर्तमान तक सब कुछ को साहित्य में बांधने की और साहित्य में जो कुछ है उसे प्रस्तुत करने की जो कला है, एक खास तरह का सर्वसंदेहवाद है। ये जो तमाम किस्म की साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, वे पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से कैसे प्रभावित हैं और संचालित हैं। मैं संयोग से किसी के भी संपादक को नहीं जानता, एक आध को छोड़कर। मैं कभी किसी से मिला नहीं, क्योंकि मैं साहित्य की राजनीति से और साहित्यिक पत्रिकाओं की राजनीति से कोसों दूर रहता हूं। अब आप देखिए, एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको। मसलन नया ज्ञानोदय ने कुछ समय पहले एक विशेषांक निकाला प्रेम पर और एक विशेषांक निकाला बेवफाई पर। अब प्रेम और बेवफाई पर विशेषांक निकालते समय उन्होंने क्या किया कि मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी रचनाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया। यानी अतीत से लेकर वर्तमान तक सारा साहित्य एक ही फ्रेम में आपके सामने पेश कर दिया और एक ही मैगजीन में पेश कर दिया। हिंदी में उत्तराधुनिकता के सबसे प्रमुख और मुखर आलोचक नामवर सिंह ने जब आलोचना पत्रिका को दोबारा पुनर्प्रकाशित किया तो उन्होंने उसकी शुरुआत की फांसीवाद विरोधी अंक से, और बहुत ही शानदार अंक निकाला और बहुत ही बड़ी संख्या में बिका वो अंक। और उसमें तरह तरह की, जैसे कि कंपाइलेशन की आदत है हमारी, तरह तरह की रचनाएं जो फांसीवाद विरोधी लिखी गई थी वो रचनाएं उसमें शामिल कर ली गई। उसमें कुछ ट्रांसलेशन भी थे, कुछ विदेशी लेखकों की रचनाओं के अनुवाद भी थे, कुछ देशी लेखकों के लेख भी थे हिंदी के।
सब कुछ था उसमें। उसी तरह आप देखेंगे कि अनेक पत्रिकाएं सांप्रदायिकता विरोधी, आतंकवाद विरोधी, स्त्रीवाद, स्त्री साहित्य, दलित साहित्य, दलित विचारधारा, इन तमाम चीजों पर केंद्रित अंक निकालती रहती है, आए दिन अंक निकालती रहती हैं। ये थीम की परंपरा, ये थीम पर केंद्रित अंक निकालने की परंपरा, ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की देन है। जब आप थीम पर कोई अंक निकालते हैं तो आप ये भूल ही जाते हैं कि जो विभिन्न जो रचनाएं आप शामिल कर रहे हैं उनके बीच में कोई परिप्रेक्ष्यगत अंतर भी हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल अंतर भी हो सकता है। मतलब आधुनिक काल के किसी लेखक की प्रेम पर लिखी गई रचना और मध्यकाल के कवि के यहां जो राधा कृष्ण का प्रेम है, वो उनके लिए दोनों एक ही चीज है। क्योंकि उन्होंने ये फर्क करने की कोशिश नहीं की। यानी थीम पर जो अंक आए और लगातार आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है, हिंदी भरी हुई है इससे। ये थीम पर आए हुए अंक साहित्य में एक नए साहित्य के चरित्र को सामने लाते हैं, वह सर्वसंग्रहवाद। अब इसमें सबसे मजेदार बात है कि नया पुराना दोनों इसमें शामिल है और बिना परिप्रेक्ष्यगत अंतर के शामिल है। और ये जो चीज है, ये चीज हमें उस नए फिनोमिना को समझने के लिए प्रस्थान बिंदु प्रदान करती है कि हिंदी कैसे उत्तर आधुनिक कंडीशन से प्रभावित हो रही है, हिंदी का साहित्य कैसे उससे प्रभावित हो रहा है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना नंबर सिंह से, जब आपने फांसीवाद विरोधी अंक निकाला तो क्या जर्मनी के फांसीवाद में और भारत के फांसीवाद में कोई अंतर है या नहीं है? या दोनों एक ही चीज हैं? इटली के फांसीवाद में और भारत के फांसीवाद में कोई अंतर है या नहीं है? खाली मुसोलिनी की रचना, हिटलर की आलोचना करने वाली रचना वो लें और उनका अनुवाद करें और उनके आधार पर लेख तैयार करें, उसे छाप दें। यह साहित्य का सर्वसंग्रहवाद है। इसका यह साहित्य का नया रूप है जो आपको पर्टिकुलर रचना या रचना विशेष को उसके जो भिन्न परिप्रेक्ष्य है, उसका भिन्न संदर्भ है, उसके निर्माण की भिन्न प्रक्रिया है, उसको देखने ही नहीं देता। और ये जो चीज है, इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? ये खास रखा साहित्य का कंज्यूमरिज्म है। ये साहित्य का उपभोक्तावाद है। इसका साहित्य के कला बोध के विकास से कोई संबंध नहीं है। अगर आप फांसीवाद विरोधी अंक निकाल रहे हैं, या आप जो है स्त्रीवाद पर अंक निकाल रहे हैं, या आप सांप्रदायिकता के खिलाफ अंक निकाल रहे हैं, तो ये अंक निकालते समय आप बेसिकली साहित्यिक उपभोक्तावाद को एड्रेस कर रहे होते हैं। इससे साहित्य के प्रति आपकी समझ गहरी नहीं बनती, क्योंकि आप इसमें रचनाओं का मूल्यांकन नहीं करते, उनकी हिस्टोरिसिटी को खोलने की कोशिश नहीं करते। तो ये जो साहित्य के अंदर जो ये जो थीम केंद्रित जो साहित्यिक पत्रिकाओं में अंक निकालने की जो परंपरा शुरू हुई, उस परंपरा का बहुत गहरा संबंध है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के साथ। ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन एक खास तरह के अंधानुकरण को बढ़ावा देती है, और ये साहित्यिक अंधानुकरण है। अब फला पत्रिका ने एक फासिस्ट विरोधी अंक निकाला तो हम भी निकालें, अब फला पत्रिका ने एक स्त्री साहित्य पर अंक निकाला तो हम भी निकालें, बिना ये सोचे, बिना ये जाने
कि फांसीवाद का मतलब क्या है, फांसीवाद का परिप्रेक्ष्य क्या है, फांसीवाद है भी या नहीं है, स्त्रीवाद है भी या नहीं है। हमें चूंकि एक अंक निकालना है, इसलिए हम अंक यानी ये जो साहित्य की ये जो निर्मित धारणा है, सर्वसंग्रहवाद की आड़ में और थीम के कॉन्सेप्ट में हमने साहित्य में कभी अभी तक चर्चा नहीं की है। मेरे अलावा किसी ने लिखा नहीं इस बात पर कि साहित्य में थीम केंद्रित ये जो पत्रिकाएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। ये साहित्य के लेखकों से, संपादकों से सवाल किया जाना चाहिए। उन्हें थीम की जरूरत क्यों पड़ रही है। और जब आप थीम पर निकाल रहे हैं तो उसमें एक और भी चीज है, उसमें एक स्टीरियोटाइप भी है, एक रूढ़िबद्धता है। और जो चीज रूढ़िबद्धता के आवरण में आएगी उसकी उम्र कम होगी। जब आप फांसी विरोधी अंक निकालेंगे, जब आप सांप्रदायिकता पर अंक निकालेंगे, ये जब विशेषांक पर विशेषांक लाइन लगी हुई है। अब आप सोचिए, सारे प्रगतिशील विषयों पर विशेषांक निकले हिंदी में, और सबसे ज्यादा घनघोर सांप्रदायिक राजनीति का वर्चस्व पिछले 25-30 साल में किस क्षेत्र में बढ़ा? हिंदी में। जो लोग बड़े पैमाने पर थीम की पत्रिकाएं लेखकों के बीच में बांटते रहे, छापते रहे, बिक्री करते रहे, वो सारे के सारे लेखक, उसमें एक बड़ी संख्या उन लेखकों की, वो देर सवेर प्रतिक्रियावाद की गोद में चले गए। किसी को अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे लगने लगे, किसी को मोदी का भाषण अच्छा लगने लगा, किसी को राम मंदिर अच्छा लगने लगा, किसी को जो है वो बाबरी मस्जिद का प्रसंग अच्छा लगने लगा, किसी को जो है कोई और चीज अच्छी लगने लगी। और एक एक करके अरे अगर मैं क्यों कह रहा हूं, थीम पर निकलने वाली पत्रिकाएं वे एक स्टीरियोटाइप कम्युनिकेट करती हैं, और स्टीरियोटाइप की उम्र कम होती है, उसका इंपैक्ट बहुत क्षणिक होता है। कैसे क्षणिक होता है, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आज कोई फिल्म लॉन्च होने दीजिए शाहरुख खान की, जिसमें कि हेयर कटिंग एक खास तरह की दिखाई जाए, तो आप देखेंगे कि विद इन ए 2 डेज यंग जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लड़के हैं, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं, उनमें एक अच्छा खासा सेक्शन जो है फैशन की तरह वो हेयर कटिंग आपको बना के बाजार में दिखाई देगा। 15 दिन बाद सनी देओल की कोई फिल्म आने दीजिए और उसमें हेयर कटिंग बदल जाने दीजिए, तो मालूम पड़ा सनी देओल की हेयर कटिंग आ गई सेंटर में और शाहरुख खान की हेयर कटिंग चली गई पीछे। तो ये जो थीम केंद्रित पत्रिकाएं हैं, ये थीम केंद्रित पत्रिकाएं ये साहित्य में अंधानुकरण पैदा करती हैं और साथ साथ स्टीरियोटाइप समझ भी पैदा करती हैं। और स्टीरियोटाइप समझ का मतलब यह है कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, कोई इंपैक्ट नहीं होता। एक अन्य चीज है जो कि इसकी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, वो ये कि जब आप ये थीम पर केंद्रित पत्रिकाएं निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली साहित्य की रिसाइकलिंग करते हैं। मध्यकाल की रचनाएं, 19वीं शताब्दी की रचना, 20वीं शताब्दी की रचना, 18वीं शताब्दी की रचना, प्रेमचंद के युग की रचना, ये तमाम आप रिसाइकिल करके पुरानी रचनाएं लाते हैं। तो साहित्य में अगर रिसाइकलिंग होगी तो ये रिसाइकलिंग क्या है, इसका ना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंध है और ना इसका अतीत के हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य से संबंध है, न इसका वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से संबंध है। और रिसाइकलिंग से जो चीज आती है वो निश्चित तौर पर अच्छी लगती है। हम लोग सब जानते हैं प्लास्टिक के संदर्भ में, कभी मौका लगा तो अगली बातचीत हो सकता है प्लास्टिक पर ही करूं मैं आपसे। तो ये जो रिसाइकलिंग है, ये जो रिसाइकलिंग है, इस रिसाइकलिंग का ये जो साहित्य है जो कि थीम के फ्रेमवर्क में आ रहा है,
जिसने कि हिंदी की प्रत्येक साहित्यिक पत्रिका को प्रभावित किया, प्रत्येक राजनीतिक पत्रिका को प्रभावित किया। इस रिसाइकलिंग के साहित्य की खपत तो है, मार्केट तो है इसकी, क्योंकि ये साहित्य के कंज्यूमरिज्म को एड्रेस करता है, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। कोई अगर यह सोचे कि आलोचना पत्रिका के फांसीवाद विरोधी अंक को निकालने के साथ आलोचना पत्रिका के मालिकों का दृष्टिकोण फांसीवाद विरोधी हो गया है, तो गलतफहमी है। वास्तविकता क्या है कि जिन लोगों ने आलोचना पत्रिका ने फांसीवाद विरोधी अंक निकाला और जिस संपादक ने फांसीवाद विरोधी अंक निकाला, वही संपादक अपना जन्मदिन मनाने 90वें साल में आरएसएस के लोगों के दफ्तर चला गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसे, आप फांसीवाद विरोधी अंक निकालते हैं या स्त्री पर अंक निकालते हैं या किसी भी थीम पर जब आप अंक निकालते हैं, तो आप साहित्य का सर्वसंग्रहवाद प्रस्तुत करते हैं। इसका लक्ष्य होता है साहित्य के उपभोक्ता को संतुष्ट करना, उसे अपील करना, आकर्षित करना। और यह खास तरह का साहित्य का उपयोगितावाद भी है। हां, अरे तुम्हें फांसीवाद पर कुछ चाहिए, अरे नामवर जी ने उस जमाने में बड़ा अच्छा अंक निकाला था, उसे देख लो जरा, फांसीवाद पर मिल जाएगी सामग्री। अरे तुम्हें स्त्रीवाद पर चाहिए तो तुम फला अंक देख लो, उसमें स्त्रीवाद पर सामग्री मिल जाएगी। यह एक साहित्य का उपयोगितावाद भी है। अब आप यहां से देखिए कि साहित्य क्या उपयोगितावाद से संचालित होता है? क्या उपयोगितावाद में आलोचना होती है? उपयोगितावाद में आलोचना नहीं होती। और ये जो साहित्यिक उपयोगितावाद है, ये तो आलोचना से एकदम मुक्त है। इसमें एक और चीज है, बहुत मजेदार चीज है, यानी ये जो विशेषांक निकले, वो प्रेम, बेवफाई, स्त्रीवाद, दलित साहित्य, अस्मिता वगैरह वगैरह, ये जो तमाम विशेषांक निकले, बड़े लंबी परंपरा है हिंदी में साहित्य की। इसमें एक और चीज है, वो क्या है? उत्तर आधुनिक कंडीशन कट एंड पेस्ट के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये जो थीम केंद्रित जो अंक आए, इनमें साहित्य जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? कट पेस्ट, कट पेस्ट, कट पेस्ट। उसका कोई साहित्य के नजरिए से कोई संबंध नहीं। और इस कट पेस्ट में एक खास तरह की पैरोडी बनती है, जो दूसरे लोग अनुकरण करते हैं। उसका दबाव बनता है, उन्होंने लिखा है तो तुम भी लिखो, उन्होंने छापा है तो हम भी छापते हैं, उनका बिक गया है तो हमारा भी बिक जाएगा। और चाहे बिक रहा है, पैरोडी खूब बिकती है। हिंदी में फिल्मी गानों की पैरोडी, जो हिंदी में गाने लिखे जाते हैं, उनकी पैरोडी सबसे ज्यादा कहां बिकती है? धर्म में, धार्मिक गीतों में। धार्मिक गीतों में जितनी पैरोडी आपको मिलेगी, लोकगीतों में जितनी पैरोडी मिलेगी, और वे सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। उसका कंजम्पशन बहुत है। इसका धार्मिक बोध से कोई संबंध नहीं है, इसका धार्मिक भावना से कोई संबंध नहीं है। सो एक नई जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पैदा हुई, उस पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में जो कट एंड पेस्ट की कल्चर, जो इन थीम केंद्रित जो विशेषांकों के रूप में हमारे बीच में आई, इसने एक नई पैरोडी कल्चर साहित्य में पैदा की। एक अन्य पहलू है जो कि साहित्यिक पत्रिकाओं का बहुत ही मजेदार पहलू है। ये थीम केंद्रित अंक क्यों आए? मैंने अपनी पुस्तक में ये बात रेखांकित की है। ये जो पुस्तक है ना, ये उत्तराधुनिकतावाद और विचारधारा, जो कि लेटेस्ट बुक है, मैं इसको इस बात में उठाया है कि ये थीम केंद्रित
अंक इसलिए आए क्योंकि हिंदी समाज और हिंदी का बुद्धिजीवी गहरे अवसाद के दौर से गुजर रहा है। थीम के ऊपर केंद्रित स्टोरियां तभी आती हैं, थीम के ऊपर केंद्रित साहित्यिक सामग्री तभी आती है जबकि समाज गहरे अवसाद में डूबा हुआ हो। यह क्रांतिकारी भावबोध के वजह से फांसीवाद विरोधी अंक नहीं आया। फ्रेडरिक जेम्सन को कोट करें, लिखा है फ्रेडरिक जेम्सन ने, जो कि बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक हैं, जिन्होंने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की बहुत ही बेहतरीन आलोचना लिखी है। फ्रेडरिक जेम्सन ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, थीम पर केंद्रित होकर बातें तभी होती हैं जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा परवर्ती पूंजीवाद के प्रति समाज अवसाद में डूबा हुआ हो। यह बात भारत के लिए भी उतनी ही सच है जितनी कि अमेरिका के लिए। मसलन जब आप थीम पर बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जो वास्तव समस्या है उससे ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। आप वास्तव समस्या पर बात ही नहीं करते। जो व्यक्ति है उसके जो वास्तविक संसार है उसकी कोई चर्चा नहीं करते। आप उठाइए इन तमाम थीम केंद्रित जितने भी विशेषांक निकले हैं पत्रिकाओं के, आपको उसमें हिंदुस्तान का व्यक्ति नजर नहीं आएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति नजर नहीं आएगा, व्यक्ति पर केंद्रित कोई समस्या नजर नहीं आएगी। लेकिन थीम पर 300 पेज की, 400 पेज की, 500 पेज की सामग्री, लेकिन उससे आपको हिंदी भाषी समाज के व्यक्ति की और व्यक्ति के मनुष्य के से जुड़ी हुई समस्याएं, कोई रियल समस्याएं कहीं दिखाई नहीं देगी, उसका कोई विश्लेषण नहीं मिलेगा। तो ये थीम क्यों आई? थीम इसलिए आई क्योंकि व्यक्ति को पत्रिकाओं से, साहित्य से स्थानांतरित करना था। यही वजह है कि इन तमाम विशेषांकों के आने के साथ हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं में व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्याएं वो एक सिरे से गायब हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। पिछले 25 साल में जो चीज सबसे ज्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र में घटित हुई वो क्या है? 25-30 साल में वो आर्थिक पामाली है। आप किसी भी पत्रिका को उठाइए और देखिए कि उस पत्रिका ने हिंदी भाषी क्षेत्र के किसी क्षेत्र विशेष, इंडस्ट्री विशेष, व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष के आर्थिक हालातों को लेकर कोई गंभीर अध्ययन, कोई आलोचना प्रकाशित की? कभी किसी ने कोई गंभीरता से कोई संपादकीय लिखा? नहीं। तो चिंता नहीं होगी। फांसीवाद पर अंक निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का विघटन हो गया है, शिक्षा एकदम नष्ट हो चुकी है नीचे, लेकिन आप उस पर एक गंभीरता से कोई अंक नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको सरकार के विज्ञापन चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे हुए राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में। आप उठा के देखिए कितनी पत्रिकाएं जिन्होंने दंगे के ऊपर जमीनी रिपोर्ट्स, हिंदू मुस्लिम संबंधों पर जमीनी रिपोर्ट्स तैयार करके छापी हूं, मिलेगी नहीं। लेकिन सांप्रदायिकता विरोधी विशेषांक मिल जाएंगे आपको। सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज्यादा जो तबाह हुए लोग वे कौन थे? मुसलमान थे, स्त्रियां थीं। आर्थिक स्थिति से सबसे ज्यादा पामाली किसकी बढ़ी? किसानों की बढ़ी, लोअर मिडिल क्लास के लोगों की बढ़ी, गरीब लोगों की बढ़ी। तो ये जो थीम की जो कल्चर जो साहित्यिक पत्रिकाओं में दाखिल हुई, इसने जो बुनियादी काम किया वो क्या किया? उसने व्यक्ति को खदेड़ के साहित्य से बाहर कर दिया।
अब साहित्य में बातें होती हैं, व्यक्ति नहीं होता। साहित्य में विषय होते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति के सवाल नहीं होते, व्यक्ति का दिल दिमाग नहीं होता। हजारों बच्चे साल में आत्महत्या करके मरते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई भी गंभीर स्टडी हिंदी की पत्रिकाओं में नहीं मिलेगी। क्योंकि आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है व्यक्ति में, आपकी दिलचस्पी साहित्य में है। यह कैसा साहित्य है जिसमें व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया गया है? यह पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है जिसमें कि आप जी रहे हैं, जिससे कि आप प्रभावित हैं। आप कह रहे हैं कि आप प्रभावित नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप प्रभावित हैं। आप उठाइए पत्रिकाएं, आप पत्रिकाएं उठाइए और ठोस रूप में जानकारी हासिल कीजिए कि उन पत्रिकाओं में जो इस बीच में हिंदी भाषी क्षेत्र में जो विभिन्न घोटाले हुए, जिनमें हजारों लाखों नौजवान प्रभावित हैं। अकेले मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से करीब 90 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, दसियों लोग मर गए। सवाल है कि वो आ जाए और उस जो वहां व्यक्ति जो प्रभावित हुए उनकी पीड़ाएं वहां आ जाएं। नामवर सिंह तो विशेषांक निकालना आसान है, प्रेमचंद तो विशेषांक निकालना आसान है, लेकिन आज के व्यक्ति को केंद्र में रख के, उसकी समस्याओं को केंद्र में रख के विशेषांक निकालना और उस पर लिखना और लिखवाना सबसे मुश्किल काम है। तो थीम की आड़ में आप स्केप कर रहे हैं, और ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है और ये आपकी नसों में घुस चुकी है। एक अन्य पहलू है जो कि बहुत ही मजेदार पहलू है। जब आप ये थीम पर केंद्रित विशेषांक निकालते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने व्यक्ति का को अपदस्थ किया, उसको स्थानांतरित किया साहित्य से, ठीक उसी तरह आपने विषय को भी स्थानांतरित किया। अब सब्जेक्ट नहीं होता, अब थीम होती है, अब विषय नहीं होता। पता कीजिए कि जो लखनऊ से पत्रिका निकलती है साहित्य की, उसने अब तक कभी उत्तर प्रदेश के आर्थिक तबाही पर कभी कुछ लिखा या छापा? क्यों नहीं छापा? सवाल उठेगा, ये सवाल पूछेंगे हम, जवाब दे साहित्यकार। तो ये थीम की जो कल्चर आई, हंस से लेकर तद्भव तक फैली हुई है ये कल्चर, ये तमाम साहित्यिक पत्रिकाओं में बीमारी फैली हुई है। ऊपर से दावा यह कि हम पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस में नहीं रहते, हम उत्तर आधुनिक नहीं हुए हैं। अरे उत्तर आधुनिक हो नहीं गए, उत्तर आधुनिक की जितनी भी बीमारियां उनसे ग्रसित हो चुके हैं आप। तो साहित्य में किस चीज पर बहस की जानी चाहिए? ये साहित्यिक पत्रिकाओं में जो पोस्ट मॉडर्न जो बीमारियां घुसी है, इन पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि हम फेसबुक पर भी बात करें खाली? जो हमारे दोस्त साहित्यिक पत्रिकाएं छापते हैं और लिखते हैं साहित्यिक पत्रिकाओं में, वे सवाल करें, संपादक से पूछें कि यह कैसा साहित्य है जिसमें कि विषय और व्यक्ति दोनों ही नदारत हैं। साहित्य बचेगा? नहीं बचेगा। और इसी अर्थ में उत्तर आधुनिक लोगों ने कहा था कि साहित्य का अंत हो गया है, क्योंकि आप, और अंत किसके हाथों हुआ है? जो साहित्य के लिए बने थे, जो साहित्य लिख रहे थे, जिन्होंने साहित्य का ठेका लिया हुआ है। साहित्य का अंत किसी अनपढ़ ने नहीं किया। साहित्य का अंत और साहित्य को साहित्य के क्षेत्र से विस्थापित उनने किया जो कि साहित्य सृजन का जिनके पास में जिम्मा है, जो साहित्य के मीडियम चलाते हैं, पत्रिकाएं चलाते हैं।
एक और पहलू है जिस पर के कायदे से हम लोग ध्यान दें, वो ये कि मसलन किसी दलित ने कोई आत्मकथा लिखी, एक खास अंदाज में, खास स्टाइल में कुछ चीजों को उसने रेखांकित किया, तो मालूम पड़ा कि उसकी आत्मकथा आने के बाद में दलित लेखकों की आत्मकथा की एकदम बाढ़ आ गई और तकरीबन उसी शैली में बाढ़ आ गई। ठीक यही चीज स्त्री आत्मकथाओं के साथ भी घटित हुई। यह कैसे संभव है कि एक खास तरह का पैटर्न दलित और स्त्री की आत्मकथाओं में जो पिछले 25 साल में लिखी गई है, उसमें एक खास तरह का अंधानुकरण साफ तौर पर दिखाई देता है। जबकि साहित्य का लक्षण यह है कि साहित्य में प्रत्येक लेखक की साहित्यिक कृति की अपनी विशिष्टता होती है, अनुकरण नहीं होता। अगर किसी दलित लेखक ने जो जो चीजें उठाई हैं, आप उठा के देखिए कि पहले जिसने उठाई थी उसके बाद में उसका कैसे अनुसरण किया गया है। अगर उसके साथ में सेक्सुअली उसको एब्यूज किया गया है, उसका शोषण किया गया है, तो दूसरे लेखकों की रचनाओं में भी शारीरिक शोषण के दृश्य आएंगे। अगर उसे किसी ब्राह्मण ने मारा है तो दूसरा भी ब्राह्मण उसके यहां मारेंगे। साहित्य जाना जाता था विशिष्टता के लिए। अब यहां साहित्य में एक भेड़चाल, और यह भेड़चाल कहां मिल रही है? यह भेड़चाल इन दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, स्त्री और दलित की आत्मकथाओं में सबसे ज्यादा है। पहले यह था कि जो आप व्यक्ति चुनते हैं, जो ऑब्जेक्ट चुनते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आप आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, पाठ के साथ में वो इंटीग्रेट होकर आता है। लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो इंटीग्रेट होकर नहीं आता, बल्कि ऑब्जेक्ट फैशन की तरह आता है। आत्मकथा शुरू हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे क्या क्या होगा। अगर आत्मकथा पढ़ते समय आपको यह लगे कि आगे क्या क्या होगा, ये संभावनाएं हैं, ये अगर आपको आभास मिले तो आप समझ जाइए कि वह आत्मकथा का जो फॉर्म है, जो जेनर है, जो लेखक ने चुना है, जो कहानी चुनी है, वो स्टीरियोटाइप है, वो पहले से तयशुदा है। स्टीरियोटाइप में यह संभव है कि आपको पूर्वानुमान होता है कि आगे क्या होगा। सृजन में यह संभव नहीं है। एक और भी फिनोमिना जो इस बीच में सबसे ज्यादा दिखाई दिया है वो ये कि अभी जो रचनाएं आ रही हैं उनमें घर जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर एक रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ के तौर पर आ रहा है। घर का चित्रण खूब हो रहा है। व्यक्तिगत और करीबी बातें, लोगों का चित्रण, जो आसपास के लोग हैं उनका चित्रण ज्यादा हो रहा है। ऐसी रचनाएं कम हैं जो कि सार्वजनिक स्पेस और उससे जुड़ी हुई चीजों को सामने लाएं। मसलन आप प्रभा खेतान की आत्मकथा पढ़ते समय आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि बंगाल क्या है और कलकत्ता क्या है। तो ये जो कहानी का जो पैटर्न जो विकसित हुआ है, इसमें
वो आत्मकथा में भी है, वो कहानी में भी है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कौन सी है? वो ये कि उसमें घर है, उसमें निजी बातें हैं, उसमें आसपास के लोग हैं, उनका चित्रण है, और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन उसमें सार्वजनिक स्पेस का अंदाजा नहीं लगेगा आपको कि सार्वजनिक स्पेस कैसा है। हां, अंचल विशेष की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी बातें मिलेंगी आपको, उसकी भाषा मिलेगी आपको, ये पॉसिबल है। लेकिन सार्वजनिक स्पेस कैसा है इसका अंदाजा नहीं लगेगा आपको। एक जमाना था जब हिंदी में लेखक बात करते थे तो वे उनके सामने एक इपॉक यानी युग होता था, वे युग को केंद्र में रख के बात करते थे। अब जो लेखक बात कर रहा है वो किस पर बात कर रहा है? वो स्थान को केंद्र में रख के बात कर रहा है। मैं फला इलाके का, मैं फला इलाके का। ये आंचलिकता वाली जो बात जो रेणु से शुरू हुई थी, अब वो एकदम वायरस की तरह नीचे फैल गई है। और इसने क्या किया है? इसने युग पे जो बातें होती थी, अब आप युग को अगर देखेंगे तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के जो लेखक हैं वे जो उसको उससे लड़ रहे हैं वे नव्य उदारीकरण के पूरे इपॉक को, कैपिटलिज्म के ये जो विकसित जो युग है उसके रूप में देखते थे और देख रहे हैं। हमारे यहां युग के दर्शन ही नहीं मिलेंगे आपको। आप चाहे जितनी आत्मकथाएं पढ़ जाइए, आप चाहे जितनी कहानियां पढ़ जाइए, आपको युग का दर्शन नहीं होगा। और आप एक कहानी पढ़िए कफन, आपको पूरा का पूरा साम्राज्यवादी युग दिखाई देगा कि साम्राज्यवाद के दौर में किसान की क्या हालत थी। आप उपन्यास पढ़िए तो आपको दिखाई देगा, गोदान को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा किसान की किस तरह की पैमानी बढ़ी थी। तो जब आप बात करते थे तो आपको एक इपॉक आपके दिमाग में होता था, युग होता था। और अब जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्थान होता है, एक घर होता है, पर्सनल चीजें होती हैं, पर्सनल डिटेल्स होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, स्पेस देते हैं रचना में। और ये साहित्य का अवमूल्यन है, ये ही पोस्टमॉडर्न साहित्य है। कौन लोग लिख रहे हैं? वे लोग जो लिख रहे हैं वे नहीं जानते कि वो पोस्टमॉडर्न का क्या है। अधिकतर लोग नहीं जानते। ये काम किसका? ये आलोचना का काम है कि वो बताए। लेकिन आलोचना तो ये मान के चल रही है, हिंदी की आलोचना तो ये मान के चल रही है कि हिंदी में उत्तराधुनिकता आई नहीं है। और हिंदी के लेखकों ने और आलोचकों ने एक सिरे से उत्तराधुनिकता को ठुकरा दिया है। लेकिन वास्तविकता एकदम इसकी जस्ट उलट है। यानी जो अभी अगर एक संक्षेप में कहें, जो रचनाएं आ रही हैं उनमें आपको घर मिलेगा, घर के बाहर का प्रवेश मिलेगा, शहर मिलेगा, कामकाजी स्थान मिलेगा, इसके संदर्भ सबसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आपको इसमें युग के दर्शन नहीं होंगे, आप इसमें युग नहीं खोज सकते। इस पर बहस नहीं है हमारे बीच में। संयोग से इस बीमारी को निर्मित करने में हंस पत्रिका की बड़ी भूमिका थी। एक और चीज है कि ये जो तमाम किस्म की आत्मकथाएं और इस तरह के जो मैंने आपसे कहा कि इस तरह की चीजों को लेके जो चीजें आ रही हैं, यानी इसमें घर है, आसपास के दोस्त हैं, निजी संसार है, निजी बातचीत है, निजी परिवेश है, ये जो चीजें आ रही हैं और इसमें जो जीवन की चीजें आ रही हैं, पुरानी चीजें आ रही हैं, ये जो स्मृतियों का इतना बड़े स्केल पर आना, ये इस बात का द्योतक है कि जो लेखक है वो मीडिया से गहरे प्रभावित है। मीडिया का इंपैक्ट लेखक के अंदर एक चीज पैदा करता है, वो स्मृतियों में बहुत जाने लगता है।
और ये जो मेमोरी में जो गया है, ये स्मृतियों में गया है, स्मृतियों में जाके जो इसने, अब एक लेखिका है जिसकी उम्र 70 साल हो गई, 60 साल हो गई, वो 60 साल के बाद अपनी अचानक आत्मकथा लिखती है, तो वो स्मृतियों पर बहुत केंद्रित रहती है। बहुत सारे लोग तो यंग लोग हैं जिनकी अभी उम्र ही कुछ नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भी आत्मकथा लिख डाली अपनी। उन्होंने भी जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने आत्मकथा लिख डाली। सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, मुर्दैया के लेखक से पूछा जाना चाहिए सवाल कि आप सोवियत स्टडीज के बहुत महत्वपूर्ण विद्वान थे, लेकिन सोवियत स्टडीज में आपने कौन सी 5 बड़ी रचनाएं लिखी? लेकिन सवाल तो पूछने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुर्दैया लिख दिया, उस लेखक ने बड़ा काम कर दिया, वो दलित लेखक है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे दलित लेखक से? क्योंकि वह स्मृतियों पर ही जिंदा है। क्या है मुर्दैया? मुर्दैया जो है वह स्मृतियों का खजाना है पूरा। एक लेखक की पूरी स्मृतियों में क्या क्या घटा है उसका आईना है। तो लेखक जब लेखन में स्मृतियों के सहारे जिंदा रहे और स्मृतियों को ही बेचे और खाए, तो इसका मतलब कि वह मीडिया से बहुत गहरे प्रभावित है। और जो स्मृतियों के आधार पर जो साहित्य लिखा जाता है, वो साहित्य हमेशा मीठा होता है, उसकी खपत आसानी से होती है। साहित्य में चीजों को माल बनाकर पेश करने की जो प्रवृत्ति है, उससे इस खपत ने बढ़ोतरी की है। और इसने जो सबसे भयानक काम किया वो क्या? यथार्थ और संस्कृति के बीच का फर्क खत्म हो गया। यथार्थ कहां आता है और संस्कृति कहां शुरू होती है, हम ये अंतर ही नहीं जानते। तो किसकी कैजुअलिटी हो रही है पोस्टमॉडर्न कंडीशन में? जो तमाम किस्म की आत्मकथाएं आ रही हैं, दलितों से लेकर स्त्रियों तक, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज क्षतिग्रस्त हो रही है? कौन सी चीज सबसे ज्यादा परोसी जा रही है? स्मृतियां और सिर्फ स्मृतियां। और इसके चलते स्मृति और यथार्थ का संबंध एकदम क्षत विक्षत हुआ है। एक और चीज है जो कि फ्रेडरिक जेम्सन इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से रेखांकित करते हैं, वो ये कि ये जो इस तरह का जो साहित्य लेखन जो आ रहा है, जिसमें कि यथार्थ गौड़ होता है और कल्चर प्रमुख होती है, हुआ है ना, स्त्री संस्कृति, दलित संस्कृति, इसका एक तरह से जयघोष चल रहा है। और ये स्वाभाविक है, इसमें यथार्थ प्रमुख नहीं है, इसमें कल्चर प्रमुख है। इसमें एक आइडियोलॉजी विशेष प्रमुख है, और ये संस्कृति या विचारधारा का विशेष रूप से आग्रह, वो जिस चीज को निर्मित करता है वो क्या है? वह है यथार्थ का गायब हो जाना। अब आप दलित लेखकों की रचनाओं को पढ़ने के बाद आप दलित को, हिंदुस्तान के को नहीं समझ सकते। स्त्री की रचनाओं को पढ़ने के बाद, खासतौर पर आत्मकथा को पढ़ने के बाद, हिंदुस्तान की और हिंदी की स्त्री को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें स्त्री का यथार्थ नहीं है, उसमें स्त्री की कल्चर है, उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा, कैसे घटा, क्यों घटा, उसके तमाम किस्म के तर्क वितर्क सब भरे हुए हैं उसमें। उसमें व्यक्ति के यथार्थ पर कम, कल्चर और विचारधारा पर ज्यादा जोर है, इसलिए वहां विचार भरे पड़े हैं। और इस तरह के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह रूपांतरणकारी नहीं होता, वो परिवर्तन नहीं करता। बिकता बहुत है, इसलिए आत्मकथाएं बिकती बहुत हैं, लेकिन चेंज नहीं करती।
समाज नहीं बदलती, साहित्य भी नहीं बदलती, इवन दलित को भी नहीं बदलती, स्त्री को भी नहीं बदलती। क्योंकि इस तरह के जो साहित्य लेखन है उसमें आलोचनात्मक नजरिए का अभाव होता है, वह आलोचनात्मक ढंग से देखता ही नहीं है चीजों को। और ये एक तरह से साहित्य का जो है कमोडिफिकेशन है, वस्तुकरण है। और साहित्य का वस्तुकरण अपने आप में साहित्य का विलोम है। हमने तो यह पढ़ा था मुक्तिबोध के जरिए कि साहित्य जीवन का पुनर्सृजन है, लेकिन अब जो साहित्य लिखा जा रहा है वो साहित्य तो वस्तुकरण है। और ये साहित्य जो वस्तुकरण के तौर पर आ रहा है वह एक तरह से पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्कों की विजय है। पूंजीवाद यही तो चाहता था कि साहित्य को एक कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, और साहित्य को कमोडिटी में कन्वर्ट करने में कौन सबसे ज्यादा एक्टिव? प्रगतिशील, जनवादी, दलित, स्त्रीवादी, ये सबसे ज्यादा एक्टिव। एक अन्य पहलू, और ये लास्ट फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि अब इन दिनों जो आलोचना लिखी जा रही है साहित्य में, उसका साहित्य उस आलोचना को देख के आप उससे साहित्य की आइडेंटिटी निर्धारित नहीं कर सकते। हिंदी साहित्य कैसा है यह आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि अब आलोचना नहीं लिखी जा रही है। अब परिप्रेक्ष पर ज्यादा जोर है। परिप्रेक्ष ने क्रिटिसिज्म को अपदस्थ कर दिया है। तो अब साहित्य में अनेक परिप्रेक्ष प्रचलन में हैं, जैसे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष, संरचनावादी परिप्रेक्ष, उत्तर संरचनावादी परिप्रेक्ष। पहले आलोचना थी, अब परिप्रेक्ष है। और ये जो आलोचना को अपदस्थ किया है परिप्रेक्ष ने, पूरे के पूरे जेनर को ही अपदस्थ कर दिया। ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का सबसे जिसे आकर्षक पहलू है। और जो इसकी जो जैसे कहें कि ट्रेजेडी, उसकी ट्रेजेडी क्या है कि जितने परिप्रेक्ष प्रचलन में हैं उन परिप्रेक्ष में एक सबसे बड़ी जो दुर्घटना है वो क्या है कि परिप्रेक्ष में जब भी आप बात करेंगे तो वहां राजनीति दाखिल होगी, क्योंकि राजनीति के बिना कोई परिप्रेक्ष बनता नहीं है। तो अब क्या होगा और क्या हो रहा है? हम स्त्री साहित्य में बात करने जाते हैं लेकिन पॉलिटिक्स आ जाती है, हम दलित साहित्य में बात करने जाते हैं पॉलिटिक्स आ जाती है। तो बात करने गए थे साहित्य पर लेकिन पहुंच कहां गए? पॉलिटिक्स में। बात करने गए थे पॉलिटिक्स पर लेकिन पहुंच कहां गए? साहित्य में गए ना। वो पीएम नरेंद्र मोदी वो भूमि पूजन करने गए अयोध्या में। अरे भूमि पूजन करने के बाद में उन्हें एक वक्तव्य भी देना था और वो वक्तव्य में बस लगे साहित्य बघारने। राम का साहित्य उन्होंने बताया। तो नई जो कंडीशन है वो क्या है कि साहित्य में बात करने जाते हैं तो पॉलिटिक्स आ जाती है और पॉलिटिक्स में बात करने जाते हैं तो साहित्य आ जाता है। और ये जो दोनों चीजें जो घट रही हैं वो इसलिए घट रही हैं क्योंकि आलोचना को अब आपने अपदस्थ कर दिया है। अब आप हर चीज परिप्रेक्ष में देखते हैं। अब जाइए यूनिवर्सिटीज में जाइए, मैं तो 27 साल पढ़ा चुका हूं। कोई भी रिसर्च पॉलिटिक्स के बिना संभव नहीं है। जब भी हम रिसर्च का कोई टॉपिक बनवाते हैं तो हम विद्यार्थी से कहते हैं बेटा राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक
परिस्थितियों का अध्ययन इसमें शामिल करना। सो जितने भी शोध होते हैं विश्वविद्यालयों में साहित्य संबंधी या दूसरे, तो वह बिना राजनीति के वो बनते नहीं हैं। और जो शोध के विषय हैं वे भी राजनीतिक निर्णयों से लिए जा रहे हैं। अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब आप बहुत आसानी से शोध के टॉपिक तय नहीं करा सकते। यानी अब राजनीति के आधार पर जब आप सोचने लगे तो आप तय मानिए कोई भी चीज फिर स्थिर और निश्चित नहीं होगी। यह सिलसिला पिछले कई दशक से चल रहा है और अब वो क्लाइमैक्स पर है। मोदी युग ने इसे क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया है। हुआ ना दिल्ली विश्वविद्यालय में, अंग्रेजी विश्वविद्यालय के लोग पाठ्यक्रम बनाने गए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया पाठ्यक्रम बनाया। अंग्रेजी विभाग के लोगों ने बाकायदा एकेडमिक काउंसिल में एकदम भयानक, अरे अंग्रेजी विभाग में क्या पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी के विषय में क्या पढ़ाया जाएगा, यह विभाग का अपना प्रेरोगेटिव है, वो उसका अपना विशेष अधिकार है, वो तय करेंगे। लेकिन नहीं, जो अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ते और न पढ़ाते हैं वे लोग हंगामा किए और डिपार्टमेंट को फोर्स किया कि वो अपना कोर्स बदल दे। अब आप सोचिए यहां से, जिन लेखकों ने प्रतिवाद किया वे अंग्रेजी साहित्य के बारे में एबीसीडी नहीं जानते थे, उन्होंने कभी नहीं लिखा उस पर। और जो विभाग में लोग थे जो जानते थे कि विभाग में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उनको फोर्स किया गया कि वो बदलें। तो जब आप शोध के विषय तय करते समय पॉलिटिक्स लाएंगे तो आप तय मानिए अल्टीमेटली पॉलिटिक्स आपकी हर चीज को प्रभावित करेगी और डैमेज करेगी। और यह चीज अब बड़े स्केल पर चलने के लिए है। चुन चुन के रिएक्शनरी रचनाएं, थर्ड ग्रेड रचनाएं, द्वितीय श्रेणी की रचनाएं वे एमए के पाठ्यक्रम में रखी जा रही हैं और रखवाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक बार जब एंट्री दे दी पॉलिटिक्स को साहित्य में, तो फिर वो पॉलिटिक्स अपना गेम करेगी। अब राजनीति प्रमुख है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी, साहित्य सेकेंडरी। करके देख लें, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया, दिल्ली के ही विश्वविद्यालय, करके देख लें। मोदी की आर्थिक नीति के खिलाफ में एक सेमिनार करके देख लें, गुंडे आके बिल्कुल मार के फेंक जाएंगे। यह संभव है कि एक विश्वविद्यालय सरकार की नीतियों की आलोचना करे, लेकिन जब आपने साहित्य में, शिक्षा में, आपने जब शोध करते समय जब आपने राजनीति को प्रमुख बना दिया, तो फिर राजनीति अपना गेम खेलेगी। आप पहले धर्मनिरपेक्षता की वजह से बचे हुए थे कि धर्मनिरपेक्ष सरकार थी, वो आपको करने दे रही थी, आप धर्मनिरपेक्ष गेम खेल रहे थे। लेकिन आप ये भूल गए थे कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कभी भी ये चीज आपके गले की हड्डी बन सकती है। तो साहित्य में राजनीति वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि आटे में नमक। लेकिन आपने ये चीज नहीं समझी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो साहित्य का जो नया नजरिया, साहित्य की जो नई चुनौती, वो कहां से बनती है? वो साहित्य की नई चुनौती यहां से बनती है कि साहित्य में यथार्थ का ज्यादा से ज्यादा चित्रण हो। यथार्थ के चित्रण के लिए जरूरी है व्यक्ति को केंद्र में लाया जाए, व्यक्ति की समस्याओं को केंद्र में लाया जाए, व्यक्ति की अभिरुचियों को केंद्र में लाया जाए, व्यक्ति के साथ में जो कुछ समाज में घट रहा है, उसके सार्वजनिक स्पेस में जो घट रहा है, उसके जो निजी स्पेस में जो घट रहा है, उसको वस्तुगत ढंग से
साहित्य का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन आपने यह काम बंद कर दिया है। तो मुक्तिबोध क्या करेंगे? प्रेमचंद क्या करेंगे? प्रेमचंद ने जो ये कहा था ना कि साहित्य जो क्या है, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। वो मशाल तभी तक थी जब साहित्य के केंद्र में व्यक्ति था। लेकिन जब साहित्य के केंद्र में आप वर्ग को ले आए और साहित्य के केंद्र में लिंग को ले आए, तो आपने अपने लिए एक इल्लत खड़ी कर ली कि वह पॉलिटिक्स होगी। तो साहित्य के लिए कौन सी चीज जरूरी है? साहित्य के लिए मनुष्य जरूरी है, साहित्य के लिए व्यक्ति जरूरी है। साहित्य के लिए लिंग महत्वपूर्ण नहीं है, निर्णायक नहीं है। साहित्य के लिए वर्ग निर्णायक नहीं है। वो प्रकारांतर से आ जाए साहित्य के लेखन में, जिसकी पूरी संभावना है। लेकिन रचना की टेक ही यहीं से शुरू होगी कि हम वर्गीय दृष्टिकोण से लिखेंगे, हम दलित के ऊपर लिखेंगे, हम स्त्री के ऊपर लिखेंगे। अगर टेक यहीं से शुरू होगी तो साहित्य में राजनीति दखल देगी, और फिर राजनीति जब दखल देगी तो वो साहित्य को साहित्य नहीं रहने देगी। और आज जो कंडीशन है उसके लिए, ये जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है और इसमें जो दबाव पैदा हुए, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए जब हम उत्तर आधुनिकता और साहित्य के संबंध पर विचार करें तो हम एक चीज ध्यान रखें कि हमारे हाथ से कौन सी चीज छूट रही है। हमारे हाथ से व्यक्ति छूट गया है, पर्सन को हम भूल गए हैं, और ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। हम जानते ही नहीं है कि व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। हम निर्मित कथानक, डिमांड सप्लाई के आधार पर, मांग पूर्ति के आधार पर लेखन, हम इस सब में व्यस्त हैं। प्रकाशक ने कहा है कि दलित पर एक कहानी संकलन दो, तो हमने कहानी संकलन दे दिया। हम दलित को जानते ही नहीं है। पता कीजिए जो लेखक लिख रहे हैं दलितों के ऊपर, या जो दलित लिख रहे हैं दलितों के ऊपर, उनका कितने गैर दलितों के साथ में गहरा संबंध है और याराना है, और कितने करीब से जानते हैं। और जो गैर दलित हैं वे दलित को कितना करीब से जानते हैं। आप पूछ के देखिए किसी से कि आप अपने 25 दोस्तों के नाम बताइए। आप तय मान लीजिए कि अधिकतर लेखक इसमें फेल हो जाएंगे। जो हमारे यहां लेखक हैं, उनके अधिकतर लेखकों के जो कि सवर्ण हैं, उनके दलित दोस्त नहीं हैं। तो जब तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुमने दलित के परिवार को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, दलित की कंडीशन को कभी जाना नहीं, तुम दलित पर लिख कैसे सकते हो? तुमने मुसलमान को कभी देखा नहीं, उसके घर नहीं गए, उसके घर खाना नहीं खाया, कभी तुमने उसके साथ में कोई अपनी सामाजिक संबंध नहीं बनाए। तुम हिंदू मुस्लिम सामाजिक संस्कृति पर कैसे लिख सकते हो अधिकार के साथ? तुम मुसलमान तुम्हारे दोस्त नहीं है। लेखक जो लिखता है उसका उसके यथार्थ से गहरा संबंध होता है। जिसने जीवन में कभी बाजार में खरीदारी नहीं की, वो महंगाई पर लिख रहा है। आप सोचिए, ट्रेजेडी। जो कभी बाजार में कभी कॉस्मेटिक्स खरीदने नहीं गया, जिसने कभी मॉल में जाके दुकानें नहीं देखी, बाजार में जाके दुकानों पर खरीदारी नहीं की, वह मंच से खड़ा होकर जब उपभोक्तावाद के खिलाफ भाषण देता है तो वो गले नहीं उतरता। साहित्यकार का जीवन विषयों में नहीं होता है, यथार्थ वास्तविकता में होता है। हमें देखना होगा कि वास्तविकता को वो कितना गहराई से जानता है, कितनी समझ है उसकी। वास्तविकता से समझ बनाने के लिए जरूरी है कि वास्तविकता से संबंध हो, जीवन संबंध हो आपका।
जिस लेखक ने कभी खुल के अपनी पत्नी से बात नहीं की, वह स्त्री पर कहानियां दर कहानियां लिखे जा रहा है लगातार। यह सिर्फ साहित्य में ही संभव है। पत्नी से तो कभी खुल के बात नहीं की आपने, कभी उसके सुख दुख जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन पार्क में बैठे हुए प्रेमी प्रेमिकाओं की बातें आपके दिमाग में कूद रही हैं और आप कहानियां लिख रहे हैं। इसे कहते हैं निर्मित साहित्य। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने एक ऐसे साहित्य को जन्म दिया है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। निर्मित साहित्य, वो मांग पूर्ति के आधार पर लिखा गया साहित्य, और यही वह जगह है जहां से कि साहित्य के नए नजरिए को लाने की जरूरत है। हमें साहित्य चाहिए। साहित्य वह होगा जो कि जीवन के वास्तव अनुभवों पर आधारित होगा। साहित्य वह होगा जहां के जीवन के वास्तव संबंध लेखक जिएगा, उस पर आधारित होगा। मजेदार है, हम लगातार धर्मनिरपेक्षता पर लिख रहे हैं, हम लगातार सांप्रदायिकता पर लिख रहे हैं, लेकिन हम कभी हमारे कोई मुसलमान दोस्त होते ही नहीं है, हमारे कभी कोई क्रिश्चियन दोस्त होते ही नहीं है, हम कभी मुसलमानों के किसी भी तीज त्योहार में जाते नहीं, उन्हें अपने यहां तीज त्योहार में कभी बुलाते ही नहीं है। वही हमारा हाल दलितों के साथ है, लेकिन हम चैंपियन हैं। सॉरी, ये जो लेखक है जो कि चैंपियन है, ये एकदम यथार्थ से कटा हुआ है। इसमें लिखने की क्षमता तो है, इसमें बिकने की क्षमता भी है, लेकिन इसमें रूपांतरित करने की, समाज को प्रभावित करने की, समाज को बदलने की क्षमता नहीं है। यह बेसिकली नपुंसक है। इसमें सृजन की क्षमता नहीं है। इसमें इसके पास शब्द तो हैं, शब्दों का जादू भी है, लेकिन इसके पास में जीवन नहीं है। और इसी अर्थ में ये जो साहित्य है जो अब लिखा जा रहा है, ये साहित्य का एक तरह से अंत है, साहित्य का एक तरह से लोप है। और यही वह जगह थी जहां से कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस के लोगों ने कहा था कि साहित्य का अंत हो गया है। हमारे यहां लोगों ने क्या किया, रेडिकल करना शुरू किया। अरे वाह, देखो पोस्ट मॉडर्न क्या कह रहे हैं, साहित्य का अंत हो गया। अरे साहित्य का कभी अंत हो सकता? अरे साहित्य का अंत तो हो गया, आपके हाथ से हो गया। किसी और के हाथ से नहीं हुआ, आपने खुद किया यह साहित्य का अंत। उसके लिए अमेरिका से संदेश या फरमान जारी होने की जरूरत नहीं है। सो बेहतर रास्ता कौन सा होगा? बेहतर रास्ता होगा कि हम कैप्टन को जितना बारीकी से जानेंगे, अपने समाज को, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उस समाज की तमाम किस्म की जो आर्थिक सांस्कृतिक जो स्तर हैं, सरणियां हैं, उन्होंने जितनी गहराई से जानेंगे, हम उतना ही बेहतर साहित्य लिख सकते हैं। हमारे यहां तो अभी कंडीशन इतनी बदतर है कि आप एक किसी लेखक को पकड़ के देखिए और उससे कहिए कि जरा आप एक आधा घंटा 15 मिनट आप जरा ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ ठीक से बता दीजिए हमें, आपको आपके होश उड़ जाएंगे। वो जानता नहीं है, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन तो उपन्यास लिख चुका है। जिस लेखक ने देश देखा नहीं, देश के लोगों से मिला नहीं, देश की परिस्थितियों का जिसे ज्ञान नहीं, वह देश पर पूरा का पूरा उपन्यास लिख देता है। इसे कहते हैं शब्दों के जादूगर, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। और ऐसे जादूगर हिंदी में बहुत हैं। जाहिर है कि हिंदी में तमाशबीन भी बहुत हैं। वो जादूगरों को देखने के लिए तमाशबीन भी बहुत मिलते हैं और वो हैं, तो जाहिर है कि इसका एक आनंद भी है, लेकिन इसका साहित्य से कोई संबंध नहीं। इससे साहित्य समृद्ध नहीं हुआ, बल्कि साहित्य कमजोर हुआ। और यही वह जगह है जहां से कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से निकलने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।